डिटेल्ड वर्जन नहीं होगा, लाइक दिस। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं डूज एंड डोंट्स ऑफ स्केचिंग। तो हम लोग पेंसिल स्केच ऑन पेपर की बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि भाई काफ़ी सारी जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली स्कैन करके और उसका प्रिंट आउट लेके देन उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं अगर पेपर स्केचिंग की बात आती है। तो चलिए, स्केचिंग should be accessed independent of drawing skills. A sketch should be viewed as a poster. Aspects such as first read text, placing of detailed information should be looked at. The zone with maximum details and contrast draws attentions, and sketching can be improved through practicing of, यानी कि सीधी सी बात है, जब आपने अरीना ज्वाइन किया होगा तो स्केचिंग सभी ने कराया होगा ना ऊपर। हाँ, तो डे वन पे हमारा काफ़ी बेसिक होता है, धीरे धीरे हमारा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो वैसे ही जब आप यहाँ पर UI UX के लिए करोगे तो वो भी आपका इम्प्रूव हो जाएंगी चीज़। जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर, ये तो जैसे क्या होता है, स्केच कुछ इस तरह का होगा और वायर फ्रेमिंग कुछ इस तरह की होगी, फाइनल लेआउट कुछ इस तरह का होगा, है ना। चलिए, सो टेक्निक वन, draw a raw sketch and add collaborative aspects such as tooltip, popovers and models window using sticky notes. तो ये टूल टिप्स एंड पॉपओवर्स क्या होते हैं? तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम कहीं पर माउस लेके आते हैं और थोड़ी देर बाद हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन पॉपअप होती है, जैसे रिलोड दिस पेज, तो इसी को हम लोग पॉपओवर बोलते हैं या फिर टूल टिप्स बोलते हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ें कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं जब कोडिंग की बात आती है? तो जो लोग ऑलरेडी कोडिंग सीख चुके हैं उन्हें पता है ये बूटस्ट्रैप के अंदर अपना रहता है ऑप्शन, है ना। तो बूटस्ट्रैप हमें फैसिलिटेट करता है ये टूल टिप्स। तो टूल टिप्स क्या होगा कि जब भी आप किसी के ऊपर पॉइंट लेके जाएंगे तो इस तरह से लिख आएगा, या फिर जैसे होता है पॉप ओवर्स, ठीक है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इसकी डिटेल इस तरह से ओपन होती है, ठीक है। तो ये तुम्हारे में अभी आगे आएगा, चीज़ें इनका हो चुका है। तो कायदे में तो ना सही प्रैक्टिस होता है कि कोड करके फिर UI UX सीखा जाए, है ना। तो काफ़ी चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं, बट अच्छी चीज़ तुम्हारे साथ ये है कि तुम्हारा कोडिंग मेरे साथ ही होगा आगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे पढ़ो या वैसे पढ़ो बात है। बट मैं पर्सनली यही चाहता हूँ कि लोग पहले कोडिंग सीखें डिज़ाइनिंग से पहले, क्योंकि बनाना क्या है, क्या वो कोड से अचीव होगा या नहीं होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास ग्राफ अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यूज़र जब माउस का पॉइंटर मूव करेगा तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपके पॉपअप्स ओपन होंगे। जैसे देखो ट्रेड मार्केट्स में क्या होता है, आपका जो ग्राफ रहता है, तो जिस ग्राफ पर आप माउस का कर्सर मूव करेंगे वहाँ का डेटा आपको डिस्प्ले होता जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा क्या, फोटोकॉपियर, जो हम लोग जेरोक्स वगैरह करते हैं। सो यूज ऑफ फोटोकॉपियर आर लिस्टेड एज फॉलोज। It is easier to print few copies on and sketch on them if a particular section of the interface needs to be drawn repeatedly in various sketches. In case of mobile project or creating series of sketches of same size, a layout can be made and copies can be taken for underlays. If the layout of the sidebar needs to be different in the last 5 sketches, a new one can be sketched and copies of it can be attached टू ओल्ड स्केचेस। ये हम लोग शायद कर चुके थे चीज़ें, ये हमारी चीज़ें हो गई थी, ये भी हमने आपको डिस्कस कर लिया था, ये पार्ट भी हमारा डिस्कस हो गया था, आइडिएशन भी डिस्कस हुआ था, वैलिडेशन भी डिस्कस हुआ था, मॉकअप की बात आई थी तभी हमने मॉकअप्स की वहाँ से वो करके दिखाई थी चीज़ें आपको। तो मॉकअप से शुरू होगा हमारा वाला पार्ट। तो पुरानी वीडियो अगर आप देखो तो वहाँ तक हमारा सारा डिटेल में डिस्कशन हो रखा है चीज़ों का। तो मॉकअप्स क्या है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ पर देखोगे एक टूल अवेलेबल है। अब मॉकअप बनाने के लिए ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर, जैसे कि XD हमारे पास है, फिग्मा है, एक और टूल अपने पास आता है जिसको बोलते हैं स्केच। तो आपका स्केच आता है
लोग प्रोटोटाइपिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ये आई एप्पल यूज़र के लिए होता है। अब ऐसा नहीं कि विंडो वाले नहीं चला सकते, हम भी चला सकते हैं। बस यहाँ जाओ, 15 दिन का आपको वो मिलता है इसका ट्रायल। अब मुझे पता नहीं कितने दिन का, अब तो लग रहा है 15 दिन में ख़त्म कर दिया ना। सो चलाने में आपको कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे मैक, वेब, iOS, ठीक है। तो यानी कि वेब वाले लोग जो जो विंडो वाले यूज़र है वो यहाँ पर चलाएंगे ब्राउज़र में डायरेक्ट, इसके जैसे फिग्मा चलता है अपना, ठीक है। तो चलिए, फीचर्स ऑफ मॉकअप: क्विक इंटरेक्शन, क्विक डिज़ाइन, क्विक टेस्टिंग, इजी टू लर्न, टीम कोऑपरेशन, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या होता है, जैसे हम लोग XD ओपन कर लेते हैं अपना, तो जब भी आप कोई ऐप वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो अपनी चीज़ों को उसी ऑर्डर में अरेंज करते हैं। यानी कि स्क्रीन आपका लोगो जो होगा वो आपको डिस्प्ले होगा, इसको हम बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ जो सर्विसेज है, फीचर्स हैं, वो आपके स्लाइड होते हैं। उसके बाद यूज़र लैंड होता है सीधे लॉगिन, साइन इन, साइन अप की स्क्रीन के ऊपर। अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो लॉगिन कर लेता है, अदरवाइज वो साइन अप करने चला जाता है यहाँ से, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड वगैरह का आप यहाँ पर बना लोगे, जिसमें आप यहाँ से ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर के बेसिस पर पासवर्ड को रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो कहाँ जाएंगे, इस तरह की स्क्रीन पर। या तो ईमेल आईडी से जनरेट करोगे या फ़ोन नंबर से जनरेट करोगे। फ़ोन नंबर से कर रहे हो तो यहाँ पर OTP पंच करोगे, नया पासवर्ड चूज़ करोगे और वापस से आप कहाँ जाओगे, डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो अब जरा यहाँ से प्रोटोटाइप ऑन करते हैं, ठीक है। प्रोटोटाइप जब आप ऑन करोगे तो आपको एक स्क्रीन और दो स्क्रीन, जब हम लोग इसको इस तरह से सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो कुछ कनेक्शन दिखाई दे रहा है बीच में। यानी कि जैसे हमारा ऐप स्टार्ट होगा वो इस स्क्रीन से इंटरचेंज होगा दूसरी स्क्रीन में। और अगर हम लोग इस स्क्रीन की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी कोई ना कोई इसका कनेक्शन हमने डाला था कि नहीं, ये हटाया हुआ है, देखना पड़ेगा, हटा हुआ है। इसमें शायद डिले लगा हुआ, फिर देखो टैप ट्रांजिशन नहीं हटा हुआ। तो चलो मान लो कि इसके बाद ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाए इस स्क्रीन के ऊपर, तो कैसे आएगा। तो जैसे हमने क्या बोला, टाइम हमने क्या बोला कि भाई कितनी देर के बाद, हम कहते हैं 2 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाए, इस स्क्रीन पर। चलो चला के देखते हैं, यहाँ से प्ले करो, ठीक है। हमने यहाँ से क्लिक किया, ये इस पर आ गया। 2 सेकंड जैसे आपका टाइम होगा ऑटोमेटिकली स्क्रीन आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब सिखाएंगे तब की बात करेंगे। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर कुछ कनेक्शन इस तरह से जो हमारे बने हुए हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोटोटाइप। और ये हमारे सारे क्या, मॉकअप है। कोई एक ऐप जब डिज़ाइन होगा तो इसका लुक एंड फील कुछ इस तरह का रहेगा। सो Blasmic mockups tools create wireframes to present software requirements in an efficient way. तो टूल्स अलग अलग हैं, बट हमारे कोर्स कंटेंट में जो टूल है वो हमारे पास XD, फिग्मा और स्केच है, ठीक है। XD चला लोगे तो फिग्मा बहुत इजीली रन करा लोगे। और XD चलाने में कोई भी दिक्कत आपको इसलिए नहीं आती क्योंकि आप ऑलरेडी फोटोशॉप इलस्ट्रेटर जानते हो, सारे कमांड वही है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। जैसे अगर आपको एग्जांपल के लिए हम डिज़ाइन मोड में आए, आपको अगर कोई रेक्टेंगल बनाना है, आप R प्रेस करो तो रेक्टेंगल आ गया, O प्रेस करेंगे यहाँ से ओवल आ जाएगा, इसी तरह से आपका V प्रेस करेंगे मूव टूल आ जाएगा। तो सारे कमांड वही है, तो ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इसमें क्या क्या पार्ट्स ऑफ ब्लास्मिक में, इसमें आपको UI कंट्रोल, कैनवस, UI लाइब्रेरी एंड प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर मिल जाता है। जैसे कि ये आपका नेविगेटर हो गया, टूल बार हो गया, UI लाइब्रेरी हो गया, कैनवस हो गया जिस पर आप डिज़ाइनिंग करें, प्रॉपर्टीज पैनल। वैसे सेम XD के अंदर आपके ये टूल्स हो गए, ये आपके लाइब्रेरीज हो गए, यहाँ पर ये लेयर्स हो गए यहाँ पर इसके अंदर, है ना। और यहाँ पर आपके सारे प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, यानी कि जो भी आप टूल चूज़ करेंगे उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। लेट्स से जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, सारे प्रॉपर्टीज कंट्रोल यहाँ पर टॉप में किया अपने मेन्यूज। तो जनरली UI UX में जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए गए सबका बहुत मिनिमलिस्टिक रखा गया सिस्टम, ताकि एंड यूजर के लिए ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ना हो। अब
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, उसमें प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोटोटाइप. Prototype is a recreation of illustration of the final product created for testing before the actual software development cycles begin. So 4 qualities of prototype जैसे कि representation, precision, interactivity and evaluation. So आप जब यहाँ से इसको बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए जैसे हमने इन सभी का आपस में कनेक्शन बनाया, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था. जब लोग प्रोटोटाइप में आते हैं तब हमें समझ में आता है. ये देख रहे हो, पूरे ऐप में इस तरह से कनेक्शंस बिल्ड हो रखे हैं. क्लियर है? यही जो आपका एक सीन से दूसरे सीन पर जो हमारी कनेक्टिविटी होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटोटाइप. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम और हमारा आइडिया जो है उसको हम लोग आइडिएट करते हैं, मॉकअप बनाते जाते हैं. ठीक है. फिर उसके ऊपर आप अगर कोई किसी कंक्लूजन पर आते हो, कुछ डिस्कशन निकलता है उसमें, फिर आप उसका दूसरा डिज़ाइन बनाओगे, फिर तीसरा डिज़ाइन बनाओगे, और फिर आप उसको पूरा कंप्लीट करके कहाँ ले जाते हो, फाइनल डेवलपमेंट फेज की तरफ. अब अगर ये प्रोटोटाइप ना बनाया जाए तो क्या होगा, आप एक क्लाइंट को ओवरव्यू दे रहे हो जस्ट एक इमेजिनेशन के फॉर्म में कि भाई आपका ऐप ना ऐसे ऐसे चलेगा. ठीक है. भले से इससे XD या फिग्मा जब तक नहीं थे, हमारे पास फोटोशॉप अवेलेबल था, हमारे पास पावर पॉइंट अवेलेबल था, काम हो जाता था. बट इसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसमें रियल टाइम में हम लोग बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस करते हैं जैसे कि ऐप वर्क करता है. कि आपने क्लिक किया है ना, उसके बाद आपका स्क्रीन चेंज हो गया. इसी तरह से जब हम लोग इस स्क्रीन पर होंगे यहाँ से, तो यहाँ से आप देख रहे हो कितने सारे कनेक्शंस बने हुए हैं. यहाँ से ये हर स्क्रीन को कनेक्ट कर रहा है मेरा. अब क्लिक करिए यहाँ पर, यहाँ से हम लोग उसको प्ले करते हैं. तो जितनी जगह पर आपके लिंक्स लगे होंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो क्या खुल गया, साइड बार खुल गया अपना. यहाँ से मोड वगैरह का अगर अपना लिंक लगाओगे तो हम मोड पे जंप करेंगे. ये अपना क्लोज करने के लिए, यहाँ पर अपना सर्च करने के लिए, तो सर्च करने में हमारे इनमें से किसी कैटेगरी में अगर सर्च करना चाह रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर को चूज कर सकते हो. बैक किया तो वापस हम लोग उसी स्क्रीन पर आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था. यहाँ से प्रोफाइल अपडेट करना हो तो यहाँ पर आप प्रोफाइल वगैरह अपडेट कर पाओगे. अपडेट करने के लिए आप यहाँ से ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, अपने जो भी स्किल सेट है उनको आप चेंज कर सकते हो. ठीक है. यहाँ से बैच 1 कौन सा चल रहा है, जैसे कि जेक्वेरी का ये कब स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. तो जैसे 2022 में जब ये बन रहा था तो ये तब का हम लोग डेटा देख रहे हैं. तो बिल्कुल एक ऐप की तरह आप उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हो एक एक चीज़ को. ठीक है. अब ये काम क्या होगा, अगर आप फोटोशॉप में बना लोगे, स्क्रीन तो होगी आपके पास, बट वो हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे एक ऐप की तरह. तो XD का काम डिज़ाइनिंग नहीं है, XD का काम है उनके बीच में इंटरेक्शन डेवलप करना है. इसी वजह से XD में हम यहाँ पर देखते हैं टूल बड़े कम मिलते हैं. ठीक है. क्योंकि मेन जो डिज़ाइनिंग है वो तो कहीं और कहीं भी करो, इसका काम है एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन बिल्ड करना. क्योंकि अगर हमने यहाँ क्लिक किया, प्रोटोटाइप में अगर हम लोग हैं, तो यूज़र कहाँ पहुँचेगा इस पर क्लिक करने के बाद. अगर हम इस पर कोई लिंक बना रहे हैं तो फिलहाल इस पर कोई लिंक नहीं है. ठीक है. तो जिस पर लिंक होगा वो अपना आप आपको प्रोटोटाइप दिख जाता है. अब जैसे कोई कैटेगरी में जाना चाहता है तो कैटेगरी कहाँ पर लिंक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर आ जाएगा बंदा कैटेगरी पर क्लिक करने के बाद. इसी तरह से यहाँ से आप देख रहे हो ये लिंक्स अपने बने हुए हैं. तो हर जगह पर ऑप्शन है. जैसे कि अपडेट बैच स्टेटस पे जाएंगे तो किस बैच का अपडेट करना चाह रहे हो स्टेटस आप, फिर यहाँ से कनेक्शन बना हुआ है. ठीक है. तो हर एक चीज़ का आपस में कनेक्शन है. तो ये बेसिकली क्या है कि जब आप बनाओगे तो आपको पता होगा कि कौन सी स्क्रीन से यूज़र किधर मूव करने वाला है. नोटिफिकेशंस अगर आएंगी तो वो आप यहाँ देख पाओगे. नोटिफिकेशंस में आप जाके यहाँ पर रीड कर सकते हो. जैसे कि नया कोई नोटिफिकेशन बनाना है तो वो बना के आ सकते हो. नोटिफिकेशन को इवन क्लोज करना है तो क्लोज भी कर सकते हो, वो भी इसके अंदर अवेलेबल है. क्लोजिंग वगैरह बटन सब एक्टिव है इसमें. यहाँ से आप डेट वगैरह चूज़ कर सकते. डेट पर क्लिक करोगे तो हम इस स्क्रीन पर आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो हम इस स्क्रीन पर आ जाएंगे यहाँ से. तो इस तरह से आपके ये लिंक्स आपस में बने हुए हैं. तो यही होती है प्रोटोटाइपिंग. तो यानी कि डिज़ाइन कहीं भी करो लेकिन लिंक आपको ला के यहीं पर करना है. जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल देखा था, टेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से था ना. तो यहाँ पर जब हमने अपनी PhD फाइल को इंपोर्ट किया था, क्या नाम था, demo1, तो ऑटोमेटिकली हमारा पूरा फोटोशॉप से डेटा इधर आ गया था. बस क्या करना है, लिंक ही तो करना है. थोड़ा वेट करो.
जैसे कि हम यहाँ पर जाकर कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, हमने इसको नेम दिया लाइक स्लाइड 1। ये अपना 2 है, ये अपना 3 है, ठीक है। तो लिंक करना इतना ही आसान है, बस प्रोटोटाइप में जाना है, एलिमेंट को सिलेक्ट करना, कौन किसके साथ इंटरेक्ट करेगा। समझ आ रही बात? ये अब जिसको भी आप क्लिक करोगे उसके ऊपर जंप करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हो जब हमने इसको क्लिक किया तो सेम वही जावास्क्रिप्ट वाला सिस्टम की ऑन टैप यानी कि ऑन क्लिक पर ये आपका आर्टबोर्ड नंबर 4 के साथ कम्युनिकेट करेगा। देखो आर्टबोर्ड नंबर क्या लिखा रहा है 4। रिनेम कर दोगे तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। इसके अंदर एनिमेशन भी डालना चाहते हो तो एनिमेशन वगैरह सारी चीज़ आएंगी, बट जब सिखाएंगे तब सीखना है इस चीज़ को। फिलहाल इसको ज़रा प्ले करिए और ये देखिए चेंज हो गया। अब 1 से मैं अगर वापस जाना बैक एग्जाम्पल के तौर पर, तो फिलहाल मैं एक यहाँ पर बॉक्स शेप रख देता हूँ। अब आप लोग जब मोबाइल ऐप को चलाते हो देखते हो तो बैक करने पर क्या होता है, जहाँ से आते हो वहीं लेके जाता है। भाई मुझे ये नहीं बताना इसको कि मुझे यहाँ जाना है, ठीक है। आप उसको बोलो कि जिस जगह से भी आए हो वहीं वापस चला जाए लौट के। तो यहाँ पर क्या होगा, आप प्रोटोटाइप में जाओगे, यहाँ पर आप जाके इंटरेक्शन बनाओगे ऑन टैप, यहाँ पर ऑन टैप का ऑप्शन रखिए। ऑटो एनिमेट वगैरह की मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं है। क्या लिखा रहा है यहाँ पर, प्रीवियस आर्टबोर्ड। अब उसको नहीं पता कौन सा प्रीवियस आर्टबोर्ड है, बट ये अपने आप संभाल लेगा चीज़ों को। चलिए चला के देखेंगे। क्लिक किया हमने, वापस देखो वहीं ले जाएगा। अब बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ से इसको पकड़ के इस तरह से लगाते हैं बैक के लिए। ये कभी नहीं करना चाहिए। मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ऐसे ही काम होता है, यानी कि जहाँ से भी आपने नेक्स्ट किया वहीं से ऑटोमेटिकली बैक होगा। मुझे बैक का पेज कहीं नहीं बताना होता कि कहाँ जाएगा यूज़र। हाँ, तो होम का अगर है तो होम का नीचे सिंबल होता है बना हुआ, वो आपको होम पर लेके जाएगा। बैक हमेशा लास्ट स्टेज पर जहाँ से आप चले थे वहीं लेके जाएगा आपको। तो बहुत सारे बच्चे हमारे क्या करते हैं, जब बैक बना रहे तो ऐसे बना रहे होते हैं कि भाई यहाँ से लिंक लेके इधर लगा दिया हमने, तो ये गलत प्रैक्टिस है। ऐसा वाला बैक नहीं होता, ठीक है। तो ये बैक हमेशा इस तरह से आना चाहिए। तो यहाँ जितना भी आप देख रहे हो सब वेक्टर है, मतलब कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं, कोई इमेज वगैरह में लगा रखी सारे आइकन्स वगैरह। आप चाहो तो खुद बनाओ, नहीं तो आइकन्स की लाइब्रेरी भी आती है। वापस आते हैं अपने इधर। तो प्रोटोटाइपिंग के अंदर आपको प्रोटोटाइप तब तक करते रहना जब तक आपका रिजल्ट जैसा आप अचीव करना चाह रहे हो वैसा ना अचीव हो जाए या क्लाइंट सेटिस्फाई ना हो जाए। क्योंकि अगर एक बार बनने के बाद आपने डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट को भेज दिया है तो फिर उसके लिए बोलना बहुत आसान है कि भाई ये चेंज कर दो, लेकिन बहुत कुछ बदलना पड़ता है कोड के फॉर्म में, वहाँ आसान नहीं होता। तो इसलिए UI UX की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप पहले ही फाइनल एक अप्रूवल ले लें कि क्या बनना है। क्योंकि बनने में कम से कम मिनिमम 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक जाते हैं कि आपको डेवलप होने में। अच्छे से जल्दबाजी में बनाओगे तो फिर ऐप के अंदर फेलियर बहुत ज़्यादा होगी, ऐप क्रैश करेगी, क्योंकि टेस्टिंग उसको भी तो करनी पड़ेगी ना फाइनल बनने के बाद। और एप्पल का जो अपना ऐप स्टोर होता है और एंड्रॉयड का जो प्ले स्टोर होता है, ये दोनों भी अपना टेस्टिंग एक टाइम लेके चलते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपने आज ही डाला तो कल ही पब्लिक डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगी उसको, उनका भी अपना टाइम होता है, ठीक है। तो जब हम लोग प्रोटाइप कर रहे थे तो हमें नए नए आइडियाज़ आ रहे होते हैं उसके अंदर कि भाई इसको और छोटा किस तरह से किया जा सकता है या फिर इसका बेटर तरीका क्या हो सकता है। तो ऑल्ट्रेशन इटरेशन जो भी आपने करनी है, एडिशन करनी है, उसका जो भी आपने रिफाइनमेंट करनी है, सब टेस्टिंग फेज में कर लो। सेटिस्फाई हो फिर आप ऐप को अपना आगे प्रोसीड कराओ। तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं पेपर प्रोटाइप। पेपर प्रोटाइपिंग इज नथिंग बट ड्राइंग स्केचेस ऑफ द स्क्रीन ऑन पेपर इंस्टेड ऑन डिजिटल स्क्रीन, ठीक है। तो पेपर प्रोटोटाइपिंग में क्या होगा, सारा कुछ पेपर पे करना पड़ेगा आपको। अब
यहाँ पर क्या है, जैसे बेनिफिट्स रैपिड इंटरेक्शन, इनएक्सपेंसिव, इंक्रीज क्रिएटिविटी, टीम बिल्डिंग, लेस लर्निंग कर्व, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। ड्रॉबैक, नो गट रिएक्शन, इनएक्यूरेट फीडबैक, एक्स्ट्रा स्टेप्स, क्योंकि रिपीटेटिव काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। कंप्यूटर में अगर आप करोगे तो कॉपी पेस्ट सिंपल या फटाफट से क्विकली कर लोगे, लेकिन कंप्यूटर में करोगे तो आपको प्रिसाइज करना पड़ेगा। पेपर करोगे रफ बनाते जाओ, अपना यूज़ करते जाओ फटाफट से। तो मैंने क्या बोला, पेपर प्रोडक्ट का इस्तेमाल तब करना है जब आप डिवाइस पर अवेलेबल नहीं है लेकिन आपने प्रोजेक्ट पर काम करना है। बाद में फिर आप उसकी स्क्रीन अपनी जाके कंप्यूटर में बना लो। तो इसके लिए ना एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन आता है कि जिनको उस तरीके से काम करना है। इंकलिंग पेपर प्रोटोटाइपिंग के लिए, मतलब ये अपने आप में एक बहुत अमेजिंग टूल है। आप पेपर पे काम करोगे लेकिन सब डिजिटल हो रहा होगा। ठीक है। अब इसके साथ फ़ायदा क्या है कि भाई आपको ना तो कोई अलग से लैपटॉप वगैरह कैरी करना है या ना कोई डिजिटल डिवाइस कैरी करना है। नॉर्मल किसी भी तरह की कोई भी नोटबुक हो उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। कैसे समझते हैं ज़रा। चलिए, appropriateness of prototyping, paper prototype suits the following: suggestive and explorative meetings, usability testing of products in initial phase. So make a relaxing start, on screen, one sketch, repeat the ideas and collect the material. ये पेपर प्रोटोटाइपिंग का बेसिकली प्रोसेस है। सो जैसे आप यहाँ देखेंगे तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर जब आप देखते हो ये पिज़्ज़ा का एक बनाया हुआ है। जैसे कि कितने नंबर ऑफ स्लाइसेस हम लोग रेगुलर ऑर्डर करते हैं, 4 होती है, मीडियम होती है तो 6 होती है, लार्ज करते तो 8 स्लाइस होती है, उस तरीके का। फिर उसमें आप यहाँ पर अपना क्रस्ट किस तरह का रखना चाहते हो, तो यहाँ पर क्रस्ट के अलग अलग डिज़ाइन बने हैं। तो मतलब जब डिजिटल बनेगा तो यहाँ पर फोटोग्राफिक कंटेंट भी हो सकता है या फिर फोटोग्राफिक का इलस्ट्रेशन भी बन सकता है। जैसे हम लोग डोमिनोज वगैरह की ऐप जब चलाते हैं तो उसके अंदर अलग अलग आपको क्रस्ट के वो मिलते हैं। उससे ज़्यादा बढ़िया ईट श्योर चलाओ। मैं हमेशा कहता हूँ ईट श्योर के अंदर बहुत ही कमाल का उन्होंने बना रखा है अपना इंटरफेस, उसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, अब जिसने बनाया इसने गलत बनाया। ये देख रहे हो, स्मॉल में इतने स्लाइस नहीं हो सकते क्योंकि आप अच्छे किसी उसमें चले जाओ तो आपको 4 में ही वो चॉप मिलेगा, है ना। तो ये गलत है, बस साइज छोटा किया लेकिन डिटेलिंग पर ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर 4, 6 और 8 का सिस्टम होना चाहिए। एनीवेज, फिर यहाँ पर आप टॉपिंग वाला जैसे देखोगे तो जैसे आपने सिर्फ मोज़रेला चीज़ लेना है तो उस पर कोई टॉपिंग तो होती नहीं, चीज़ के अलावा तो प्लेन है। अगर आप कुछ टॉपिंग्स ले रहे हैं तो उस तरह से आप देखोगे यहाँ पर डिटेलिंग उस तरह से बनी हुई है ना। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं क्रिएटिंग पेपर प्रोटोटाइप एग्जांपल, बिल्डिंग एन एप्लीकेशन फॉर ए पिज़्ज़ा डिलीवरी सर्विस। दिस सर्विस ऐप शुड अचीव द एंड गोल of allowing an average customer to effortlessly make an order using his or her phone. So the order size in 2 pizzas, one is spicy and other is not finalized yet. The pizza should reach customer work address. The mode of payment is through credit card. मतलब कि यहाँ से वो जब चेक इन कर रहा है और एंड कर रहा है तो ये हमारा बेसिकली उसका अंदर मेन गोल है। नेक्स्ट, मेकिंग प्रोटोटाइप अपीयर रियलिस्टिक। तो उसके लिए आप क्या करें, टेम्पलेट शुड बी 4 times द स्क्रीन साइज ऑफ द रियल डिवाइस। So a full sheet of paper may be used in case of main interface screen। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी आपने बनाया है यहाँ पर ये साइज छोटा बड़ा नहीं करना है, आपको एक बराबर साइज में जो स्क्रीन का होता है उसमें डिवाइड कर लेना है। और जिस भी फ़ोन के लिए आप बना रहे हो उसका ऊपर का एक अलग से प्रिंट आउट ले लो, तो बस फ़ोन में कैसा दिखेगा स्लाइड उसके ऊपर रख के देखते जाओ। अगर पेपर प्रोटोटाइपिंग हम लोग कर रहे हैं तो आपको सिर्फ अपना फ़ोन मूव करना है और वो स्क्रीन उसके अंदर आती जाएंगी। जैसे बोलिए तो जब छोटे होते हैं आप तो शायद कभी पेरेंट्स कहीं लेके कोई मेले तो बायोस्कोप हम लोग देखते थे, तो उसके अंदर रील घूमती रहती है और हम लोग देख रहे होते तो पूरी मूवी दिख रही होती है। कुछ दिखाता हूँ तो शायद समझ में आएगा। चलिए वापस आते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना कि आपका जो भी कार्ड आप डिज़ाइन कर रहे हैं वो एक ही साइज़ का होगा, चाहे अंदर मैटर जैसे मर्जी रखो, ताकि जब हम लोग अपना ऊपर से ये डिवाइस रखें तो विजुअल समझ जाए सही से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है,
Paper prototype will appear responsive and flexible with the cutout features. So the prototype should consider all the situation and storyboard to draw the necessary screens and features indicating all screens and states in the course of user navigation. तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये जो ऊपर वाला पार्ट है, आप इसको भी अपने इसी फ़ोन के साथ ही डिज़ाइन कर सकते हो, उसका कटआउट निकाल सकते हो ताकि मुझे हर जगह बैटरी इंडिकेटर वगैरह से लगाने ना पड़े। आप बस पेपर रख के पता लगा लें कि भाई कैसा दिखेगा उसके साथ में चीज़ें सारी। It is best to have two backup screen ready. These include the loading screen and the under construction screen. ठीक है, तो कहीं पर अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन दिखाना चाहते हो तो वो कार्ड आपका लग जाएगा, कहीं पर आपका लोडिंग का आएगा तो वो कार्ड आपका वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। चलिए, तो प्रोटोटाइपिंग के मटेरियल्स, पेपर प्रोटोटाइपिंग में आपको पेपर चाहिए, वाइट बोर्ड, पोस्टर, स्टिकी नोट्स, ठीक है, मल्टी कलर के आपके आते हैं जहाँ पर डिसीजन मेकिंग होगी तो ग्रीन, रेड, येलो हर तरह के मिल जाते हैं स्टिकी नोट, ठीक है। आपके कंप्यूटर में भी होता है, यूज़ करा नहीं करा आई डोंट नो, दिखा देता हूँ। देखो यहाँ स्टिकी नोट, नोट पर क्लिक करोगे, अच्छा ये अपडेट के साथ बदल दिया क्या इन्होंने? डायरेक्ट तो चलता था ये देख रहे हो, आप यहाँ से नए नए स्टिकी नोट बना सकते हो, ठीक है। अब ये क्या होता है, जहाँ तुम लगा दोगे स्क्रीन के ऊपर, ये जब आप कंप्यूटर ऑन ऑफ करोगे कुछ भी करोगे अपना आप वहीं से आएगा, उसी जगह से सेव पेस्ट हो जाता है, और जो भी आप लिख दोगे सेव करने की जरूरत नहीं, ये याद भी रखिएगा। ठीक है, सबके कंप्यूटर में दिया होता है स्टिकी नोट, ठीक है। तो स्टिकी नोट्स अपना परचेज करो, ठीक है। स्केच बुक, नोटबुक, नैपकिन, ट्रांसपेरेंसी शीट जिसको बटर पेपर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या होता है, जब आप कोई सीन बना रहे हो तो प्रीवियस को और करंट को कंपेयर कर सकते हो इजीली। जैसे देखते हो स्केचिंग जब कराई जाती है तो एक लाइट बॉक्स होता है, ये देखो, तो इससे क्या होता है पोज बनाने में बड़ी आसानी होती है। यानी कि अगर आप एक कैरेक्टर का पोजेस बना रहे हो कि गर्दन टर्न कर रहा है, नेक को टर्न कर रहा है, तो आप पहले शॉट के ऊपर दूसरा शॉट रख के बनाओगे, उसमें थोड़े से चेंजेस कर लोगे ताकि आपको पता रहे कि मुझे सेम साइज़ का बन रहा है, ठीक है। क्लासिकल एनिमेशन जो होता है वो इसी तरह से बनता है, तो सेम आपको इसमें भी स्केचिंग के लिए भी आपको चाहिए होगा। तो ये अलग अलग तरीके के आते हैं, जैसे ये डिजिटल है, ठीक है, आप इसके ना इस तरह के भी ले सकते हो, ये बॉक्स वाले। तो करना क्या है, एक एक्रेलिक शीट होती है, उसके पीछे एक लाइट लगी होती है, बस उसके ऊपर काम होता है आपका। नेक्स्ट है आपका स्क्वाड पेपर, और यहाँ से प्रिंट टेम्पलेट जो आपको बनाना है, बेसिकली कार्ड्स, ओवरहेड शीट, कार्डबोर्ड, कार्टून, प्लास्टिक, वुड पीसेस, प्लास्टिक पीसेस, सीजर, मार्कर्स, फोम पीसेस, यूआईट स्टेंसिल, पेपर, करेक्शन, फ्लूइड एंड टेप, ये चीज़ें आपको चाहिए अगर आप पेपर प्रोटोटाइपिंग में काम कर रहे हैं। So in case of an interface with forms, a transparency sheet or correction tape can be used. So mid-tip pens with visible inks serve well. Prototype should be drawn in black and white at first and color can be included later on. So color तो हमेशा बाद में होना चाहिए जब एक स्ट्रक्चर हमें समझ में आने लग जाए, क्योंकि आप कलर पहले ही इन्वॉल्व कर लोगे। कंप्यूटर में तो चलो कलर क्या डिजिटल आपने डिलीट किया दूसरा लगा दिया, लेकिन जब आप कलर को पेंट करोगे तो उसमें टाइम भी लगेगा, कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि पेपर प्रोटोटाइपिंग कंप्यूटर के कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है, क्योंकि करेक्शंस आएंगे तो आपका हर बार का खर्चा है उसके अंदर, कंप्यूटर में खर्चा नहीं है, कंप्यूटर से इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, ठीक है। सो प्रोसेस टू टेस्ट एंड प्रेजेंट पेपर प्रोटोटाइप, देयर शुड बी एन एक्टिंग कंप्यूटर, प्रैक्टिस, अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ टिपिकल यूजेबिलिटी टेस्ट एंड मॉनिटर द फीडबैक। सो अब आते हैं डिजिटल प्रोटोटाइपिंग के अंदर, जो हम लोग XD या फिग्मा के अंदर करते हैं, ठीक है। सो डिजिटल प्रोटोटाइप्स आर वेरी पॉपुलर एंड एक्यूरेट एंड अलाउ प्रिसाइज टेस्टिंग ऑफ मैक्सिमम इंटरफेस एलिमेंट्स। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक स्क्रीन हमारे पास है, ये भी एक लो फिडेलिटी है क्योंकि सब कुछ ग्रे फॉर्म में दिखाई दे रहा है,
है ना। बाद में क्या होगा, यहाँ पर कलर आ जाएगा, यहाँ पर लोगो वगैरह प्लेस हो जाएगा, बट क्रिएट एन अकाउंट का अपना एक कलर होगा, सर्च फील्ड का अपना एक कलर होगा, रेस्टोरेंट फूड नाइट लाइफ के अंदर आपके कार्ड्स कॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि लो फिडेलिटी यूएक्स पिन प्रोटोटाइप। तो जैसे कि हमने एक्सडी में यहाँ पर आपको दिखाया था कि ये जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं नीचे इस तरह से, यही होता है अपने लो फिडेलिटी। मान लो जैसे हमें कोई इमेज लगानी है, ठीक है, अब आपको इमेज लगाने का कुछ नहीं करना है, आप सीधे यहाँ पर जाके जैसे बूटस्ट्रैप में अगर डिज़ाइन बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन प्लेस होल्डर। ठीक है, दिखाया था ना मैंने आपको। तो लिखना नहीं है मैटर, सीधे प्लेस होल्डर डाल दो, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैटर आएगा, यहाँ पर हेडिंग होगा, यहाँ पर बटन होगा, यहाँ पर इमेज होगा। ठीक है, या फिर आप अगर देखोगे तो दूसरी तरह के प्लेस होल्डर आते हैं। और कुछ तो बिल्कुल इमेज की तरह ही दिखाई देते हैं। तो कहाँ चला गया। अब जैसे आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो, अब आपके बार बार आपको इमेज लगाना पड़ रहा है, तो आपको इमेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो जिस साइज़ की आप इमेज बनाना चाहते हो बस जाके बता दो। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैंने ये कोड कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, एंटर करेंगे तो इमेज साइज़ का है, हम यहाँ जाके लिख देंगे भाई 800 की हमें इमेज चाहिए, देखो बन गया उसी साइज़ का। तो जब कोडिंग करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, इमेज एसआरसी में इसको डालते जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप इमेज लगाने के उससे झंझट से बच जाओगे। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास। और जैसे मान लो हम एक्सडी में काम कर रहे हैं, और मान लो मुझे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ रहा है, इसको हम लोग यहाँ से दूसरे वाले में आ जाते हैं, टेस्ट वाले में। ये सब डिलीट करो यहाँ से, और यहाँ से जितने वाले आर्टबोर्ड है इनको हटा दो। चलिए एक नया आर्टबोर्ड बनाते हैं, और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं वेब के लिए। इसके बाद मान लो कि आपको अपनी वेबसाइट का एक बैनर बनाना है। ठीक है, ये हमने गैप इक्वल किया इसका। परफेक्ट, चलिए। तो क्या होता है कि यहाँ पर आते हैं प्लगइन्स। ठीक है, प्लगइन का काम क्या है कि भाई मान लो कि मुझे एक रेस्टोरेंट के लिए काम करना है फॉर एग्जांपल, तो क्या आता है अनस्प्लैश। तो यहाँ जाके आप बताओ जैसे कि फूड, ठीक है, और यहाँ से गेट कर दो, तो फूड की इमेज आ गई। मतलब ढूंढना नहीं पड़ा मुझे कहीं जाके, मैंने जस्ट बताया। ठीक है, यहाँ से आप जाइए नॉर्थ इंडियन फूड, है ना। तो जब आप कोई एप्लीकेशन बना रहे होगे या फिर जब आप कोई वेबसाइट बना रहे होगे, तो आपको इमेज ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो फाइनल तो है ही नहीं, हमें तो खाली मॉकअप ही तो बनाना है। तो आप क्या करोगे, ओरिजिनल में जब क्लाइंट देगा तब अपनी लगाओ। फिलहाल उसको रियलिस्टिक लुक देने के लिए क्या करोगे, सीधे यहाँ से जाके अपना काम कर सकते हो। ठीक है, तो सिखाऊंगा क्या चीज़ें होती हैं। अब जैसे आपको क्विक मॉकअप्स बनाने होते हैं एग्जांपल के तौर पर, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। लेट्स से मेरे को एक बनाना है हीरो सेक्शन। ठीक है, यहाँ से जाओगे आप, और इसके अंदर आपको कलर वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेट्स हैं यहाँ पर, जैसे ग्राफ वगैरह सारी चीज़ें।
यहाँ पर टेम्पलेट्स है हमारे पास, जैसे कि लैंडिंग पेज अगर आपको डिज़ाइन करना है तो एक क्विक मॉकअप क्या करेगा, आपको फैसिलिटेट करेगा कि फटाफट से आपका डिज़ाइन बने, और उसके बाद आप उसके अंदर अपने जो भी चेंजेस करना चाहते हो चेंजेस करा दो उसके अंदर। ये लीजिए, बन के तैयार हो गया हमारा डिज़ाइन इस तरह से, है ना। तो ये क्या है, हमारी स्पीड को बूस्ट करने के लिए सारी चीज़ें, कि भाई कैसे आप फटाफट से स्पीड में काम कर पाए। ठीक है, थीम हो सकता है आपके हिसाब से ना हो तो आप अपना चेंज करो। तो बेस आ गया हमारे पास। अब आपको लगता है भाई यहाँ पर ये मुझे चेयर की इमेज है जो थोड़ा बेटर चाहिए, तो आप यहाँ पर जाके इस इमेज को चेंज करोगे। तो इसका एक स्ट्रक्चर पकड़ो, उसके अंदर बदलो। तो यहाँ पर ये सारी देखो फोटोग्राफ्स दिख रहे सब है इसके अंदर। तो बहुत कुछ है। XD अगर इंटरफेस वाइज देखोगे बहुत छोटा सा है, इन डेप्थ जाओगे तो बहुत बड़ा है, बहुत कुछ करा सकते हो इसी के अंदर। ठीक है, तो जिस भी साइज का आपको बैनर बनाना है, जैसे 1920, ओके करिए। तो जब हम लोग कोड में काम कर रहे थे तो हम लोग इमेज कहाँ से लाए, XD में तो तुम इमेज लिया है फटाफट से। तो इस कंडीशन में फिर इस तरह से डालना पड़ेगा। या फिर आप क्या काम कर सकते हो, दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक डिव बनाओगे, डिव के अंदर ग्रे कलर डालोगे, फिर टेक्स्ट लिखोगे, इस इतने साइज के यहाँ पर कोई इमेज आएगा। अब उसका भी इसमें सोल्यूशन है। आपको क्या चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मेरे को इस तरह से कुछ रखना है एग्जाम्पल। तो देखो प्रॉपर एक PNG इमेज बन के आ रही है, आप PNG की जगह JPG लिख दो, JPG इमेज आ जाएगी। देखो इमेज है, ड्रैग हो रही ना, ये देखो इमेज बन गई। तो अपना किसी साइज़ की इमेज 2 मिनट में लिख के बना लो। कलरफुल इमेज बनानी है, कलरफुल बन जाएगी। ये देखो, आप कलर बताओ कौन सा चाहिए, लेकिन कलर के कोड आने चाहिए अपने को, है ना। तो जैसे मैंने अब लिखा, तो वो भी हमें पता है, सीख चुके हैं सारी चीज़ें कि कलर के कोड कैसे होते हैं। एक्स डेसिमल जो हमारी वैल्यू होती है वो लिखोगे, आपके काम हो जाएंगे इसके अंदर। यहाँ पर आपको अगर कोड नहीं आता तो नाम लिख के काम चला लो, है ना। नीचे का कलर क्या रखना, ऊपर कलर क्या रखना, इससे ज़्यादा आसान और क्या ही लोगे, है ना। चलिए, तो ये मैं URL दे देता हूँ आपको, इसका ध्यान रखना, काफ़ी हेल्प करेगा आपके। तो इमेज में अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये सब क्या है, SVG ग्राफिक लगे हुए हैं इसके अंदर। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा यहाँ पर, तो ये किसी पक्का SVG से लगा, देखो ये रहा SVG लगा हुआ यहाँ पर। तो एक एरिया का डेमोन्स्ट्रेट करना, तो आप इमेज क्यों लगाएं, क्योंकि इमेज कॉपीराइट का पार्ट होता है, आप किसी का इमेज लेके नहीं लगा सकते। इमेज आपका अपना खुद का होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप कोई बड़े बड़े एग्जाम्पल्स देखो तो उसमें आपको ये ग्रेश कलर में इस तरह से लिखा हुआ मिलता है। चलिए आगे देखेंगे। चलिए, डिजिटल प्रोडक्ट बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स क्या है। तो बेनिफिट्स है रियलिस्टिक इंटरेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड। ठीक है, अब ड्रॉबैक क्या है भाई, XD में वही तो बना पाएगा जिसको आता होगा, फोटोशॉप में वही बनाएगा जिसको पता है। तो लर्निंग कर्व, है ना, एंड ट्रांजिशनिंग टू कोड। ठीक है, कि भाई आपको उसका फंक्शन तो आपको वो भी आना चाहिए तभी वो वर्क करेगा। सो इसलिए पेपर प्रोटोटाइप पहली अप्रोच सबसे बढ़िया रहती है। अगर आपको UX में जाना है तो टूल पर जाते हो, ठीक है। अगर टूल नहीं सीखना, लेकिन सीखना है मेरे को फिर भी, तो पेपर प्रोटोटाइपिंग बेस्ट अप्रोच होती है सीखने के लिए। काम नहीं रुकता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला ना कि XD नहीं तो फोटोशॉप में काम होगा, कनेक्टिविटी तो नहीं होगी ना, जब मिलेगा तब कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ से हम लोग बात करते हैं डिजिटल प्रोटोटाइप में। यूजफुलनेस ऑफ डिजिटल प्रोटोटाइप कैन बी बिल्ड क्विकली एंड efficiently using tools, provide an outline of the design, interaction and ideas. Prototypes have the edge of repetitions and sharing abilities. यानी कि आपको अगर लगता है कोई चीज़ मेरे को एक स्क्रीन दूसरी स्क्रीन तीसरी स्क्रीन पर कॉमन ही रखनी है, उसके ऊपर ओवरले मुझे एक्सेस कराने, तो वो काम आप इजीली करा सकते हो। क्रिएट वेरियस वर्जन्स ऑफ आइडियाज़ क्विकली एंड शेयर देम विद क्लाइंट्स और टीम, क्योंकि XD वगैरह के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ से अपना डिज़ाइन इमीडिएटली क्लाइंट। इवन हम लोग यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हो, आप इधर बनाते जा रहे हो, उधर क्लाइंट उसको देखते जा रहा है एंड टू एंड, है ना। जैसे ये हमारा एक डिज़ाइन है, तो ये हमारा ऑटोमोबाइल के लिए हमने डिज़ाइन किया था, जिंदल ऑटोमोबाइल के लिए। ठीक है, तो पहले ये पूरा डिज़ाइन हुआ,
डिज़ाइन होने के बाद फिर इसका कोड हुआ, तो कोड होने के बाद वो कुछ इस तरह से दिखाई दिया। है ना, तो चीज़ें सब काम करें ना यहाँ पर इस तरह से। तो ये क्या है, तो इस तरह से सब यहाँ पर सेट करा गया पहले, फिर इसकी कोडिंग हुई है, तो सारी चीज़ें एज इट इज आ रही हैं, सब काम कर रही हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से अपने फ्यूल के टाइप्स कौन कौन सा अवेलेबल है, हाँ जी। तो यहाँ पर क्या देखते हो, एक ऑप्शन रहता है आपके पास इनवाइट टू डॉक्यूमेंट, यानी कि जिस भी पर्सन को आप इसमें इनवाइट करना चाह रहे हो जो आपके साथ काम करेगा, तो कोलैबोरेटर, यानी कि अगर मैंने कोई फाइल बनाया तो मैं तुम्हें इनविटेशन भेजूंगा, तो आप भी इसमें साथ में काम कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या रहता है, एक शेयर, यहाँ से आपने जो अपना डिज़ाइन बनाया है, ठीक है, उसको आप किसके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से डिज़ाइन रिव्यू का एक जैसे ऑप्शन आता है। अब जैसे मेरा ऑलरेडी शेयर है, फ्री वर्जन में एक ही शेयर हो सकता है, ध्यान रखना है, एक ही इनवाइट हो सकता है, एक ही शेयर हो सकता है। यानी कि अगर आपको कोई डिज़ाइन दूसरा बना के शेयर करना है तो पहले वाले को हटाना होगा शेयरिंग से, तब जाके होगा। पेड ले लोगे तो लिमिट नहीं रहती, फिर आप जितना मर्जी काम करो। तो इसमें एनी वन विद द लिंक डिज़ाइन रिव्यू के लिए आपने अगर किसी को भेजा है, जैसे क्लाइंट को भेज दिया आपने, तो वो रिव्यू डाल सकता है, भाई ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, तो उसको आप चेंज कर दो, तो चेंज हो जाएंगी इसके अंदर। आगे आता है टूल्स, जैसे इनविजन स्टूडियो है ना, इसके साथ आप काम कर सकते हैं। इनविजन स्टूडियो इज़ द बेस्ट टूल एज इट फैसिलिटेट्स ऑल प्रोडक्ट डिज़ाइन प्रोसेस एंड इज़ बेस्ट एट पिक्सल्स क्रिएशंस। कंपैटिबिलिटी ऑल है, प्राइस क्या, फ्रीवेयर, कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, जैसे कि स्केच, ठीक है, स्केच हेल्प्स टू क्रिएट इंटरफेसेस क्विकली एंड इंस्टेंटली एंड इट इज़ अ वेक्टर बेस्ड टूल। इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर विद अनलिमिटेड आर्ट मोड्स येट लाइट वेटेड इन नेचर। लाइट वेट क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि नेटिव साइज से 3 टाइम्स स्मॉलर साइज होता है, लास्ट क्लास में क्लियर किया था हम लोगों ने। कंपैटिबिलिटी क्या है, मैक यूजर्स ओनली एंड दिस इज अ पेड टूल। तो आपके कोर्स कंटेंट में दिया, जैसे एक ये रैपिड यूआई, इसके अंदर भी आप काम कर सकते हैं, ये आपका फ्री है। ठीक है, अब इसका भी चार्ज स्टार्ट हो चुका है। सो फोटोशॉप फाइल डायरेक्टली आपकी इसमें ओपन हो जाती है और आप काम कर सकते हैं। जैसे एक आपको मैंने ऑनलाइन के लिए होता है फोटोपी, फोटोपी में आप देखोगे जब अगर कोई फाइल हम लोग ओपन नहीं करते, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एक्सडी, फिग्मा, स्केच सब अलाउ है, आपको कहीं की जाने की जरूरत नहीं, एक ही टूल सारे काम कर देगा आपके। ठीक है, तो ये है आपका रैपिड यूआई। जिसके अंदर आपको सारे वार्निंग वाले सारे अपने कंपोनेंट मिल जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, बेजेस जो हमें चाहिए होते हैं, कार्ड जो हमें किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए चाहिए। ठीक है, कोड के हिसाब से सारा चीज़ें इसमें आपको अवेलेबल होंगी। ठीक है, रेटिंग वेटिंग वाला सिस्टम, इनविजन स्टूडियो। ठीक है, तो अगेन आप देखो तो फिग्मा की तरह ही आपको सारे इसके अंदर कंट्रोल मिल जाते हैं, आप जाओगे यहाँ से इसमें काम कर सकते हो। तो देखिए, अब जैसे कितने लोग काम करें, सबका अपना काम दिख रहा है इसमें होते हुए कि जेफ क्या काम करेगा, तो इसमें कोलैबोरेट होकर एक साथ काम किया जा सकता है। तो सबकी एक्टिविटी दिखाई देती रहती है इसके ऊपर, कौन क्या काम कर रहा है, एक पर्सन सबको ट्रैक कर सकता है। ठीक है, तो फिग्मा ने क्या करा, इन सब छोटी छोटी चीज़ों से सीख के एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि ये लोग बातचीत भी कर सकते हैं आपस में। फिग्मा में सभी लोग एक साथ टीम में आ जाओ, अपना डिस्कशन भी करते रहो, बात भी करते रहो, काम भी करते रहो, कोई अलग से वीडियो कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको कोई नॉर्मल ऑडियो कॉल की ज़रूरत नहीं है, टूल के अंदर ही अवेलेबल रहती है फीचर्स। नाम ध्यान रखना टूल्स के बता रहा हूँ, ठीक है।
वीडियो में देख लेना। फिर क्या है अपना XD। Adobe XD concentrates on two tabs namely design and prototype, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा हुआ है। ठीक है, थर्ड टैब हमारा शेयरिंग के लिए होता है जिसमें आपके यहाँ पर कंट्रोल आते हैं, बट ये प्रोटोटाइप और डिज़ाइन के अंदर आपको चीज़ें इधर दिखाई देंगी लेफ्ट हैंड साइड में। Design tab helps to create design using simple vector and text tool. Prototype tab helps to preview and share designs. Adobe also lets the user to build high fidelity prototypes on a computer. Compatibility with both Mac and Windows users. And again, this is a paid tool. ठीक है। Next क्या आपका जैसे कि tools में UX pin. UX pin में क्या होगा? Enables easy movement between different stages of design process. Paper, sketch, wireframes, mockups, prototype of combinations of these are an example. विंडो और मैक दोनों के साथ कंपैटिबल है। अगेन ये पेड टूल में आता है आपका। तो यहाँ पर देखते हैं हाउ टू टेस्ट डिजिटल प्रोटोटाइप, जो इसमें क्या क्या चेक करना है। यूजेबिलिटी, रिक्वेस्ट यूजर टू कंप्लीट टास्क ऑन प्रोटोटाइप्स, यूज ऑफ रियल डेटा, इमेजेस, आइकन्स, नॉन कॉमिकल नेम्स टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, कैप्चर ऑल, इट वुड बी ग्रेट। ठीक है। तो पेपर प्रोटोटाइप तब ट्राई करें जब आप कहीं आउट स्टेशन है, आपके पास डिवाइस वगैरह का क्रंच है, नहीं है आपके पास, उस केस में। और नहीं तो अपने कंप्यूटर पे अपना XD, फोटोशॉप, स्केच, इलस्ट्रेटर कहीं भी काम हो सकता है। तो जब आपने देखा होगा मॉड्यूल, एक बार खोल के दिखाते हैं आपको, तो उसमें एक एक टूल के लिए ना बहुत बहुत सारे सॉफ्टवेयर लिखे हुए हैं। ये काम जो UXD प्रोसेस एंड वर्कफ्लो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर किसी में हो सकता है, ये फोटोशॉप इलस्ट्रेटर किसी में हो सकता है, ये फोटोशॉप इलस्ट्रेटर XD, स्केच, फिग्मा किसी में भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसमें सारे पढ़ने, नहीं, हम कोशिश करेंगे अलग अलग पर अलग अलग टूल सीखें। जैसे तुम्हारे क्या हो गया, फोटोशॉप भी हो रखा है, इलस्ट्रेटर भी हो रखा है, XD, स्केच जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिग्मा, सारी चीज़ें। ठीक है। तो जिस भी इंडस्ट्री में जो भी टूल यूज़ होता है, अभी भी मैं आपको बताता हूँ फिग्मा यूज़ कम होता है इंडस्ट्री में, XD ज़्यादा यूज़ होता है। क्योंकि क्या होता है, जब लोग एडोबी का बंडल खरीदते हैं ना, तो XD फ्री आता है उसमें, तो इसलिए XD पर आपको ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा कंपैरेटिवली फिग्मा। ठीक है। फिग्मा वहाँ पर यूज़ होगा जहाँ पर टोटल सिर्फ फिग्मा का ही काम होता है, वहाँ पर एडोबी का कोई काम टूल यूज़ ना होता, तो वो लोग फिग्मा को प्रेफर करते हैं। क्योंकि अब क्या है, एडोबी के अंडर में चला गया पिछले 2 साल से, तो हो सकता है कि आपको फिग्मा भी देखने के लिए मिल जाए। क्योंकि अभी फिग्मा जो है, अगर हम लोग उस पर जाते हैं, इसका रेंटल कितना चल रहा है चेक कर लेते हैं, चेंज हुआ है कुछ, इसका प्राइसिंग मॉडल पे एक बार आते हैं, इनकॉग्निटो में, यहाँ ऑटोमेटिक नहीं चलेगा प्राइसिंग। ठीक है। तो एक इसका फ्री मॉडल आता है, फिर इसका $15 का आपका एक आता है, फिर $45 का है, फिर $75 का है। ठीक है। जिसमें आप अनलिमिटेड फिग्मा फाइल्स, टीम लाइब्रेरीज, एडवांस प्रोटोटाइपिंग करें, सारी चीज़ें कर सकते। डेवलपमेंट मोड भी दिया है, VS कोड का एक्सटेंशन डेडिकेटेड आपको मिल जाएगा, जो भी आप बना रहे उसका कोड भी एंड टू एंड जनरेट होता रहेगा। ठीक है। ये अभी पिछले साल इन्होंने फीचर नया ऐड किया इसके अंदर, कोडिंग वाला। ठीक है। तो यहाँ से, तो ये वाला जो है, ये स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स यानी कि टीचर्स और स्टूडेंट के लिए फ्री है, लेकिन आसानी से मिलता नहीं है, फ्री में भी बहुत जुगाड़ करना पड़ता है तब जाके मिलता है। तुमने कर रखा है फ्री वाला? नहीं। हाँ। तो फिग्मा और फिगजैम दो चीज़ें मिलती हैं। फिगजैम बेसिकली टोटल ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह के लिए, आइडियाज़ आइडिएशन के लिए यूज़ होता है, और फिग्मा उसको फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है। यानी कि जो हम पेपर प्रोटोटाइपिंग वाला काम करते हैं ना सारा, वो फिगजैम पर होता है, और इम्प्लीमेंटेशन फिग्मा पर करते हैं। तो जैसे ये मेरा अपना फिग्मा अवेलेबल है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो काफ़ी ऐप्स वगैरह बनी हुई है इसमें। देखो ये सारे क्या कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर एक एक चीज़ बनानी पड़ती है। ठीक है।
फ्रेंड का सिलेक्शन चॉइस, फिर स्क्रीन किसके बाद किस पर चेंज होगा, इसके अंदर प्रोटाइपिंग वगैरह सब हो रखी है। ठीक है, ये आपकी कलर स्कीम, कौन कौन से कलर्स आएंगे इसके अंदर। फिर ये क्या है, लो फिडेलिटी। ठीक है, ये पूरा लो फिडेलिटी के अंदर डिटेल में हम यहाँ देख सकते हो, तो कलर कहीं नहीं है इसमें। फिर इसका हाई फिडेलिटी डिज़ाइन होता है, इस तरह से कलर्स वगैरह क्या रहेंगे, है ना। तो जैसे देखते हो ना वेट स्केल पर, क्या हम अपना वेट चेक करते हैं जब हम कोई जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर अपना ऐप को सब बताओ पहले कि भाई आपका वेट वगैरह कितना है, ताकि उसके हिसाब से वो आपको प्रिसाइज ट्रेनिंग आपके लिए बना पाए कि वो क्या कर रहा है आपको उसके अंदर। तो स्मार्ट वॉच के अंदर जनरली जब भी हम लोग फ़ोन के साथ सिंक करते हैं तो उसके अंदर सारे पैरामीटर्स पूछे जाते हैं आपसे। जैसे आप देखो तो फ़ोन के अंदर क्या रहता है, गोल सेट रहता है कि भाई डेली का आप कितना वॉक करते हो, क्या है क्या नहीं। तो आज के डेट में डिजिटल वेलबींग के नाम से आपको मिल जाता है ऑप्शन, आ रहा है जैसे यहाँ पर, इसके अंदर सारा आपका रिकॉर्ड रहता है कितना कितना आप काम कर रहे हो। अब ये डिजिटल वेलबींग का इतना फीचर इन्होंने वो कर दिया बेनिफिट कि जितनी भी आपकी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने क्या बोला कि अगर आप डेली के 10,000 स्टेप्स पूरे करते हो तो आपका जो इंश्योरेंस होगा मेडिक्लेम का, उसमें 20 से 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो यानी कि आप अगर वॉक करें तो उससे आपको फ़ायदा भी हो रहा है। अब ये क्या है, इंडिया को मोटिवेट रखने के लिए भी लोग हेल्दी रहें। अब उससे उन्हें क्या फ़ायदा है, 25% डिस्काउंट तो देना पड़ रहा है, कल को बीमार पड़ के उनसे 25 लाख रुपए का क्लेम ले ले तो भाई उसको 2500 रुपये का डिस्काउंट दे। तो कंपनी बहुत स्मार्ट है, कोई बंदा चलेगा तो कहते ना कहावत है, 400 कदम चलो 400 बीमारियों से दूर रहो। अगर तुम खा के रात को लेट नाइट खा रहे हो, सो जा रहे हो, तो आप अभी बीमार नहीं हो गए, ये बात के लिए बीमारी अपने लिए इकट्ठा कर रहे हो। और अगर फिट एंड फाइन रहना चाहते हो तो डेली खाने के बाद में 400 कदम चलना चाहिए, तो 400 बीमारियाँ आपसे दूर रहेंगी, क्योंकि सारी बीमारियाँ आपकी गट से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, गट हेल्दी सब हेल्दी, क्योंकि हमारे गट के अंदर सारे बैक्टीरिया होते हैं बढ़िया। तो इसको ना एक ये आता है शैशे इकोनॉम, इसको कोई भी ले सकता है, छोटे बड़े। तो जब भी आपका गट डिस्टर्ब होता है तो आप देखते हो लूज मोशन, यानी कि आपके बैक्टीरिया जो है वो खराब हो गए, तो ये सैशे आता है। इसमें क्या होता है कि आपके बैक्टीरियाज होते हैं, हेल्दी बैक्टीरियाज जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, एक सैशे पानी में मिक्स करो और पी लो, एक ही बार में सही हो जाओगे। ठीक है, उसमें इसका रिजल्ट बड़ा अमेजिंग है, मतलब छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के, बड़े हैं तो दिन में 2 बार ले लो, सुबह शाम ले लो, लेकिन सबसे बढ़िया है। कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं, सीधे जिंदा बैक्टीरिया है इसके अंदर सारे, जो आपको दिखाई नहीं देंगे लेकिन माइक्रोस्कोप में पता चलेंगे 100x जूम करने के बाद। इस फिटनेस ऐप को बनाने के लिए भी पहले काफ़ी रिसर्च है, ठीक है, हर एक के हिसाब से। अब इसके लिए भी आज की डेट में बहुत सारे AIs अवेलेबल हैं, जिसके बेसिस पर आप जाके एक्सरसाइज वगैरह अपने लिए देख सकते हो। तो शायद देखते हैं। कुछ इस तरह की आई थी, हाँ, मसल्स विकी, ये एक वेबसाइट है, पता नहीं अब इन्होंने पेड स्टार्ट कर दिया कि नहीं, बट काफ़ी अच्छा बनाया इन्होंने। ये देख रहे हो इसका UI UX अभी फ्री चल रहा है, मतलब कोई इन्होंने चार्ज वगैरह इसका नहीं रखा है। किस तरह की एक्सरसाइज आप करना चाहते हो आपको बस जाके बताना है, यहाँ से आप अपना बॉडी स्ट्रक्चर देखो कि मुझे किन किन चीज़ों पे काम करना है, आपके लिए वही एक्सरसाइज निकल के आ जाएगी इसमें। जैसे एग्जांपल के लिए आपने चूज़ किया भी मेरे को एप्स पर काम करना है अपने विद वीडियो, ठीक है, आपको अपने बाइसेप्स पर काम करना है,
आर्म्स पे काम करना है, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, हर एक चीज़। बैक के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो उसी तरह से अपना ट्रेनिंग चेंज हो जाएगी, तो है ना बढ़िया चीज़। तो यहाँ से अपना मेल फीमेल जॉइंट जो भी अपना लेना है वो अपना सारा चीज़ें चूज़ कर सकते हो। इसके अंदर हर चीज़ इसके अंदर दी हुई है, कौन कौन सी एक्सरसाइज की आपको नीड है। अब ये भी आपकी नहीं है, बहुत पुरानी साइट है, बट है सब। यहाँ से वर्कआउट जनरेटर में जाकर अपना कर सकता हूँ, मैं डाल देता हूँ ग्रुप में, देख लेना है इसको। ऐसे ना एक और एआई है, ट्रिप प्लानर एआई। ये भी फ्री चल रहा है। ठीक है, आप कहाँ घूमने जाना चाहते हो बस उसके बारे में बताओ, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला एग्जांपल के लिए, मनाली हिमाचल प्रदेश। मुझे नहीं पता ये मैं वही वाला चला रहा हूँ कि नहीं, बट इस तरह का मैंने देखा हुआ है। तो देखो ये बोल रहा है कि मनाली हूँ, नाइस चॉइस, ठीक है। कब जाना चाह रहे हो, मैंने बोला जनवरी में जाना है, ठीक है। कितने दिन का प्लान है, मैंने बोला 5 दिन का प्लान है, ठीक है। कितने लोग हैं, है ना, फ्रेंड्स के साथ जाओगे तो अलग होगा, 2 लोग जा रहे तो अलग है, सोलो जा रहे तो अलग है। हमने बोला भाई फैमिली के साथ जा रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। कितने लोग हैं तो यहाँ से बता दो, ठीक है। क्या क्या करना चाह रहे हो वहाँ पर, ठीक है। ये पूरा प्लान आगे निकल के कहाँ कहाँ तुम्हें घूमना चाहिए, कौन कौन सी जगह खाना चाहिए, पीना चाहिए, रहना चाहिए, हर एक चीज़ सब कुछ बताएगा तुम्हें, किस दिन तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। अब पता उससे बढ़िया और क्या चाहिए, है ना। तो अब से कहीं भी अगर जाने का प्लान करो तो हो सकता है तुम्हें वो जगह के बारे में ज़्यादा ना पता हो, लेकिन एआई पर जाओ, उसको पूछो, वो तुम्हारे लिए अपना ट्रिप प्लान कर दे कि डे 1 से कहाँ से शुरू करोगे, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें आप करोगे उसके अंदर। तो शायद बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो पैकेज में पता नहीं होती, लेकिन आप अलग से जाके घूम फिर के आ सकते हो वहाँ पर। तो ये है उसके अंदर, ठीक है। हर एक चीज़ का यहाँ पर एक्सपेंसेस वगैरह लिखे होंगे इसके अंदर। ये हिडिंबा टेम्पल जैसे वहाँ का है मनाली का, ठीक है। तो अपनी बस जगह बताओ और यूज़ करो। इसका मैं देता हूँ laila.ai। अब ये भी आज का नहीं, ये भी बहुत पुराना है, अभी तक इन्होंने चार्ज इसके किए नहीं है, अभी फ्री चल रहा है। जबकि बाहर की कंपनी है, लेकिन यहाँ तक का डेटा रख रही है। जैसे आपने अगर नोटिस किया हो या नहीं, नेट आ रहा है स्विगी फ़ोन में। चलो 1 मिनट ज़रा अपना गूगल ओपन कर लो। गूगल ओपन करने के बाद सेटिंग्स में आओ, देखते हैं इसमें भी ना आपको सर्च करने के लिए, आप अगर देखोगे तो गूगल के अंदर भी आपको अलग अलग सर्चिंग मिल रहे होंगे। फ़ोन में भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है कि भी मुझे किस में सर्च करना है, ठीक है। चलो कुछ और चीज़ें भी इसमें नोटिस करेंगे। साइन इन गूगल सर्विसेज,
कुछ और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, चलो उसकी बात करते हैं। उसमें देखो एक मैनेज योर गूगल अकाउंट आ रहा होगा जहाँ पर इस तरह के कंट्रोल्स आते हैं। हाँ जाओ सेटिंग में, वही तो बोला सेटिंग पे जाओ, उसमें जाने के बाद एक सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा आपको। नहीं मिला सिक्योरिटी, देखो ऊपर ऊपर स्क्रॉल करो ना, यहाँ पर देखो ये होम पर्सनल डेटा प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पे आ जाओ। पहली चीज़ ये चेक करो सबका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है। हाँ तो वो ऑन होना चाहिए पहली चीज़। चलो उससे पहले मैं नीचे को दिखा देता हूँ। तो जब आप स्क्रॉल करते हो नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डार्क वेब रिपोर्ट, दिखाई दे रहा है डार्क वेब रिपोर्ट, ठीक है। डार्क वेब रिपोर्ट आपका सबका ऑफ होगा, उसको ऑन करो। मैं क्यों करा रहा हूँ अभी, तुम्हें जैसे इसको ऑन करो तुम्हें पता चलेगा। तो क्या होता है ना कि जब आप इस पर टैप करोगे तो आपका इस तरह से डेटा आएगा, ठीक है। और ये डेटा से हमें क्या पता चलेगा कि जो डार्क वेब रिपोर्ट आपकी खुलेगी कि आप जो पासवर्ड आपका है वो कहाँ कहाँ पर बेसिकली शेयर हुआ है इसके अंदर। तो जैसे एग्जांपल के व्यू ऑल रिजल्ट पे जब लोग जाएंगे, यहाँ देखो ये अलग अलग वेबसाइट है जिन्होंने आपका पासवर्ड ले लिया, किसी ने ईमेल ले लिया, किसी ने एड्रेस लिया, किसी ने आपके इन्फॉर्मेशन अदर ली हुई है, ये सारे डेटा इसके अंदर आ रहे हैं। ये वेबसाइट है जिन्होंने डेटा ब्रीच किया है, यानी गूगल के उस पे से भी डेटा गया हुआ है। तो इसलिए क्या करना है कि अगर मान लो आपका पासवर्ड कहीं शेयर हो गया और कोई आपका पासवर्ड लेकर ओपन करने का ट्राई करेगा तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको सेव कर लेगा उसके उसमें। तो नहीं वो तो ऑन है, साथ में इसको भी अपनी रिपोर्ट को चेक करो कि क्या तुम्हारा डेटा कहीं पर गया तो नहीं है। मैनेज गूगल अकाउंट, सिक्योरिटी, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन इज ऑन, दिखा कुछ। वही आ रहा है आपका क्लियर आ रहा है। हाँ आपका क्लियर है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसलिए जिनका भी 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं है उसको प्लीज़ ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, कोई भी अपना बिना ऑथेंटिकेशन के ना चलाए अकाउंट। क्योंकि मैं बहुत पुराना यूज़र हूँ जीमेल के ऊपर, तो जब तक मैंने सिक्योरिटी अपना इनेबल नहीं किया था, जब तक फीचर्स नहीं थे, तो आप देखो बहुत सारे ऐसे हैं जैसे जिन्होंने पासवर्ड तक भी लिया हुआ मेरा, देख रहे बिटकॉइन जैसे पासवर्ड तक भी मेरा शेयर हो रखा है उनके साथ, ठीक है। और दिखाता नीचे जैसे ये देखो सेंसिटिव सोर्स ईमेल पासवर्ड, यहाँ से बाकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ गई हुई है। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपके डेटा के साथ कुछ 19-20 हुआ तो अपना पासवर्ड एक तो रेगुलर चेंज करते रहो, एक पासवर्ड कभी नहीं होना चाहिए, मतलब महीने में या 15 दिन में प्रैक्टिस बनाओ कि पासवर्ड चेंज करते रहे, आप एक जैसा कभी नहीं चलाना चाहिए, इसको ज़रूर से चेंज करें। बहुत से लोग क्या करते हैं हर चीज़ का एक ही पासवर्ड रखते हैं, बहुत गड़बड़ होती है। बहुत से लोग बैंक के एटीएम डेबिट कार्ड जो होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, उनकी भी पिन सेम रख लेते हैं कि मैं आसान रहेगा याद रखने में, बड़ा रिस्की होता है। तो इसलिए वो चीज़ें कभी भी आपका
इतना आसान ना हो कि कोई भी इसको इजीली क्रैक कर पाए। सर जीमेल का नेम भी चेंज कर सकते हैं, जीमेल का नेम, जीमेल का नेम मतलब ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ईमेल आईडी नहीं चेंज होता, ईमेल तो जो बन गया बन गया, वो कभी चेंज नहीं होता। और अगर तुम बंद भी कर दोगे तब भी वो ईमेल अकाउंट किसी को शेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे ईमेल पर, तुम्हारे ड्राइव पर कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कल को तुम क्लेम कर दो, तो वो भी किसी और को नहीं मिलता है। एक बार जो बन गया वो परमानेंट होता है। हाँ, अगर हम लोग अपना परचेज करके अकाउंट बनाते हैं जीमेल में तो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरा जो अकाउंट है जीमेल के अंदर वो मेरे डोमेन से चल रहा है, आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। लेकिन जो हम बनाते हैं फ्री वाला, उसमें हमारे पास कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, अब इसमें चेंज इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका तकरीबन 1 लाख रुपए महीना जाता है अकाउंट का खाली। जब पैसे दोगे तो फैसिलिटी मिलेगी उसके हर अंदर। महीने पे करते हो आप? हाँ, हर महीने पे करते हो? नहीं, ये हमारा पूरा डोमेन का है, अच्छा। मैं नहीं पे कर रहा हूँ, हमारा डोमेन पे करता है इसको। तो जिसमें क्या है, हमें टीवी में स्टोरेज मिला हुआ है इसके अंदर। अब जैसे मेरा जो जीमेल यूज़ कर रहा होगा अभी एट प्रेजेंट, अगर मैं ड्राइव में आ जाता हूँ तो शायद यहाँ पर हमें रिपोर्ट पता चल जाएगी इसकी 33.84 GB, और तुम्हारा नॉर्मल अकाउंट 15 GB का होता है। तो 33.84 में ये सोचो कि कोडिंग का इतना लोड है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि मैं कोई मूवी तो रखता नहीं उसके अंदर, तो ये चीज़ है। और ना ही इसमें कोई हम लोग वैसा डेटा सेव कर रहे हैं। तो हमारे पूरे 150 से 200 एम्प्लॉइज़ के बीच में तकरीबन 3 TB का हमने लिया हुआ है, 3000 GB का हमने लिया हुआ है। तो मान लो कि अगर कोई यूज़ नहीं कर रहा है, मैं कल को अगर 1 TB भी यूज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, शेयर होता रहता है। तो पेड अकाउंट से ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर फालतू के आप देखो एकदम क्लीन ईमेल चल रहा है। अब तुम्हारे वाले जैसे जीमेल जब डेली मॉर्निंग में खोलते हो तो 10-15 तो आपके पास फालतू के मेल होते हैं पड़े हुए, जिनका कोई लेना नहीं देना नहीं। तो इसलिए पेड वाला प्रैक्टिस है। हम अपना अगर खुद का भी चलाएं तो कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 150 रुपये में आपको मिल जाता है महीने का इसका ना सब्सक्रिप्शन। तो अपना प्लान बढ़ा सकते हो। तो एप्पल में स्पेस खरीदने से अच्छा है कि गूगल में स्पेस खरीद के वहाँ पर डेटा रखो। गूगल आपको चीप एंड बेस्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आई क्लाउड में सिर्फ 5 GB मिलता है जब भी हम लोग आईफोन में लॉगिन करते हैं। इसमें आपको 15 GB का स्पेस मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे प्राइस है, ठीक है, यहाँ 200 GB के लिए 219, 2 TB के लिए 719, इस तरह से सिस्टम रहता है। तो गूगल का काफ़ी चीप एंड बेस्ट है कंपैरेटिवली एप्पल। चलिए, तो यहाँ तक का पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है अपना। ठीक है, तो अब यूएक्स डिज़ाइन के बाद हम लोग नेक्स्ट फेज में नेक्स्ट क्लास से आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारा रहेगा वैलिडेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज। चलिए।